हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य डायरेक्शन। आज की वीडियो में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर कोड 107 की बात करेंगे। इस वीडियो में पेपर में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आकलन क्या है। आकलन क्या होता है? आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है तथा यह अंतर्निहित प्रक्रिया है। इसकी प्रकृति अनौपचारिक होती है। यह विकास के किसी गुणधर्म या पहलू का आकलन करने के लिए है। अर्थ क्या होता है? सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया, यही आकलन कहलाती है। शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है जो पढ़ने व पढ़ाने के साथ साथ चलता है। आकलन का शैक्षिक उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ संबंध है। आकलन के पैमाने 4 हैं। चारों के नाम देख लीजिए: क्रमित, नामित, अंतराल और अनुपात वाला। इसकी प्रक्रिया को भी समझते हैं। यहाँ पे इसकी प्रक्रिया है 3: योगात्मक, रचनात्मक, निदानात्मक। स्वरूप को भी समझ लेते हैं: विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, व्यवहारिक उपयोगिता। और आकलन की विशेषता को भी समझ लेंगे यहीं पे: शिक्षक का मूल्यांकन करना, शैक्षिक सुधारों में सहायक, अधिगम आवश्यकता की जांच करने में सहायक, न्याय संगतता। अब बात करते हैं आकलन के उद्देश्य क्या, आवश्यकता क्या, महत्व क्या है। अभिप्रेरणा का काम करती है। आकलन अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति की जानकारी व उनके मूल्यांकन में सहायता करती है। प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए आवश्यक होती है। शिक्षक विद्यार्थी को उनकी संपूर्णता में समझने में सहायता प्रदान करती है। बालक के या विद्यार्थी के मार्गदर्शन व परामर्श का कार्य करती है। नैदानिक शिक्षण की योजना का निर्माण छात्रों की रुचि, योग्यता व छुपी प्रतिभा के अध्ययन करने में सहायक होती है। कुछ परिभाषा देख ले रहे हैं। रेमज और गेज के अनुसार मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांछनीय हो उसको मानकर चला जाता है, यही मूल्यांकन है। गुड्स ने क्या कहा है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। इरविन के अनुसार आकलन छात्रों के अधिगम व विकास के व्यवस्थित आधार का अनुमान है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है मूल्यांकन। मूल्यांकन को समझते हैं। मूल्यांकन मापन का ही भाग है। यह योगात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक साक्ष्य है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य प्लस अंकन। इस मूल्य का अंकन करना ही मूल्यांकन है। इसके 3 चरण हैं: उद्देश्य, अनुभव, मूल्यांकन के उपकरण। अब गुण, विशेषता, योग्यता के मूल्य का निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन द्वारा बच्चों के सतत विकास सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संभव है। मूल्यांकन 5 प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। इसमें मूल्यांकन में अध्ययन किया जाता है छात्र और शिक्षक दोनों का। मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष को देख लेते हैं। इसके 7 स्तर हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है क्रियात्मक पक्ष कौन सा है। 6 स्तर को समझ लेते हैं क्रियात्मक पक्ष के: उत्तेजना, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, कौशल। और इसकी प्रकृति परिणात्मक, गुणात्मक। नेक्स्ट समझते हैं मूल्यांकन के सिद्धांत को: व्यवहारिकता, विश्वसनीयता, वैधता, सत्यता, वास्तविक। और उसके उद्देश्य को भी यहीं देख लेते हैं: शिक्षा के विस्तृत उद्देश्य को स्पष्ट करना, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, निर्देशन व परामर्श के लिए आधार तैयार करना, बालक के सामाजिक व व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति करना, बालक के व्यवहार में परिवर्तन की जांच करना, बालक के अधिगम कठिनाई या समस्या को जानने में सहायता करना, नवीनतम शिक्षण विधियों का
निर्माण करना। आकलन व मूल्यांकन के कार्य को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। निर्णय लेना शिक्षार्थियों को प्रेरित करना ही आकलन और मूल्यांकन का कार्य है। कोठारी आयोग ने क्या कहा है? मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आगे देखते हैं अब। माध्यमिक स्तर पर वर्तमान शिक्षा प्रणाली। इसको समझते हैं। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम 7 और पाठ्यचर्या 8 हैं। 8 भागों में बांटा गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग को समझ ले रहे पहले। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई। माध्यमिक शिक्षा आयोग में शिक्षा संरचना 10+2 थी और वर्तमान समय में 5+3+3+4 है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में परीक्षा का फार्मूला है 30-30-40 का। ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग में प्राथमिक और उच्च विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा आयोग को प्राथमिक और उच्च विद्यालय के बीच की कड़ी माना जाता है। माध्यमिक शिक्षा में 14 से 18 वर्ष के बालक यानी कि कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को रखा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा को बैकबोन का कार्य कहा जाता है। स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना 1952 में गठित किया गया। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर 1952 में 5 उद्देश्यों की ओर संकेत किए थे। सिफारिश में 5 संकेतों को देख लेते हैं। पहला है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यवसायिक कुशलता का विकास, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, चरित्र का निर्माण करना। अब आगे देखते हैं यूनिट 2 को। मापन एवं मूल्यांकन के कार्य, परीक्षा प्रणाली के विभिन्न आयोगों का सार समझते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 की सिफारिश को। वुड का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में। इसमें भारतीय तथा इंग्लैंड में ईसाई मिशनरी परिवर्तन की मांग कर रहे थे। इस समय भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था इसके घोषणा पत्र का। वुड के घोषणा पत्र 1854 की समीक्षा हंटर आयोग ने की थी। सन 1880 में लॉर्ड रिपन ने शिक्षा नीति में परिवर्तन हेतु दबाव डालने लगे थे। 1854 में ईसाई मिशनरियों ने इंग्लैंड में जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया की स्थापना की। भारतीय शिक्षा आयोग समझ लेते हैं। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 में गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में। इसमें 20 सदस्य थे, 7 भारतीय थे और सचिव BL राइस थे। भारतीय शिक्षा आयोग का आवेदन कब प्रस्तुत किया गया? मार्च 1883 में। 600 पन्ने का विस्तृत प्रतिवेदन था ये। मूल्यांकन के उद्देश्य को समझ ले रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना, विकास के लिए सुझाव देना, राजकीय शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन करना, अनुदान नियमावली का मूल्यांकन करना व प्रोत्साहन देना मूल्यांकन का उद्देश्य था। भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिश में इन सारी चीज़ों को हम देखें। अब समझते हैं हंटर आयोग की सिफारिश। सभी जगह प्राथमिक शिक्षा का मूल्यांकन करना, सरकार को माध्यमिक व कॉलेज शिक्षा के सीधे प्रबंध से हटा देना चाहिए। हंटर आयोग की सिफारिश में माध्यमिक शिक्षा पूर्णतः अकादमिक थी, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। और इसमें कहा गया था अंग्रेजी का समर्थन किया गया था। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की सिफारिश।
इसकी स्थापना 23 फरवरी, यहाँ गलती से 25 हो गया, यहाँ होगा 23 सितंबर 1952 को की गई थी। यह बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने के लिए भी सुझाव दिया था। प्रमाण पत्र प्रदान करने में पब्लिक परीक्षाओं में विभिन्न विषयों में प्राप्तांकों के अतिरिक्त विषयों में स्कूल परीक्षण के अंक भी शामिल किए जाए। इसकी सिफारिश में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश में एक कंपार्टमेंटल परीक्षा पद्धति को लाया गया था। इसमें विद्यार्थी की चतुर्मुखी प्रगति और विकास को विद्यालय में रिकॉर्ड की व्यवस्था करना, मतलब विद्यार्थी के प्रगति को अपने कॉलेज में एक रिकॉर्ड की तरह रखना। बाह्य परीक्षा की संख्या कम करनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी को कम करना चाहिए, प्रश्नों के प्रकार में परिवर्तन करना चाहिए, आंकिक अंकन की अपेक्षा प्रतीकात्मक अंक का प्रयोग करना चाहिए। इतने सारी सिफारिश की गई थी 1952 में मुदालियर आयोग के समय। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन 1964-66। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1964 को दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। शिक्षा के सभी स्तर पर ध्यान दिया था कोठारी कमीशन। इसका उद्देश्य था शिक्षा व राष्ट्रीय विकास का आधार। इसमें कक्षा 1 से 4 तक छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन करना इसकी सिफारिश में ऐड किया गया था। और देखते हैं आंतरिक मूल्यांकन में संचयी अभिलेख को तथा बोर्ड की परीक्षा में ग्रेड प्रणाली को महत्व देना चाहिए। और क्या, उपलब्धियों का परीक्षण लिखित न संभव हो तो मौखिक या प्रायोगिक परीक्षा द्वारा कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व 92 की सिफारिश। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना 1986 के योगदान द्वारा हुई थी 87 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना 1987 में हुई थी, श्रेय किसका? 1986, NEP 1986। इसमें क्या सिफारिश की गई थी? प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए, अन्य स्तर पर भी बोर्ड परीक्षा होनी चाहिए, आकलन लचीलापन होना चाहिए, प्रश्न पत्र निर्माण और परीक्षा रिपोर्ट का व्यवस्था होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत अंक के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया गया। शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए परीक्षा लागू करनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 92 की सिफारिश में रिपोर्ट आधारित थी कोठारी आयोग की। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, कोठारी कमीशन ने क्या कहा था? निष्पादन का आकलन अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न भाग है, ये कोठारी कमीशन ने कहा था। अब बात करते हैं आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान। यह भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 वर्ष पुरानी थी। 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापन करके आई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर 20 हो गया था। और ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा उसी का नाम, शिक्षा मंत्रालय का ही नाम बदल करके मानव विकास मंत्रालय कर दिया गया था। इसमें स्कूली शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 की व्यवस्था की गई थी। और समिति का क्या नाम था जिसके माध्यम से इसका गठन हुआ था? कस्तूरी रंगन समिति। जून 2017 में कस्तूरी रंगन समिति में आया और 2019 में प्रारूप कमेटी में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को भी समझ ले रहे हैं। शिक्षा की पहुंच, समानता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना, छात्रों को आवश्यक कौशल एवं ज्ञान से पूर्ण कराना, छात्रों रचनात्मक चिंतन, तार्किक निर्णय तथा नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना,
केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी यानी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यय करना था 6% सार्वजनिक व्यय माना गया था इसमें। और नया राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार करना, उच्च शिक्षा में कॉमन इंट्रेंस एग्ज़ाम करवाना। आगे देखते हैं परीक्षा सुधार के लिए क्या आवश्यक है। समाज की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर के परीक्षा करानी चाहिए। उचित सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। लचीलेपन के लिए विश्वविद्यालय की मूल्यांकन की प्रतिविधियों के मानक थे 6। प्रतिभा के विकास के लिए परीक्षा सुधार आवश्यक है। छात्रों के वास्तविक ज्ञान के मूल्यांकन के लिए शिक्षा प्लस समाज इज इक्वल टू समन्वय या सामंजस्य। अच्छे मापक उपकरण की विशेषता। अच्छे मापक उपकरण की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, मानक, प्रयोज्यता, विभेदीकरण, व्यापक, पद प्रमापीकरण। अब समझते हैं ऐसे। वैधता जो है 2 प्रकार से, तार्किक और अनुभाविक। तार्किक विश्लेषण मापता है तार्किक वैधता, अनुभाविक या सांख्यिकी वैधता। इसको सहसंबंध गुणांक के आधार बताया जाता है। अनुभाविक सांख्यिकी वैधता है, सहसंबंध गुणांक का आधार बताता है। वैधता गुणक इज इक्वल टू स्थिर त्रुटि का, मतलब वैधता गुणक जो होता है स्थिर त्रुटि का होता है। तार्किक वैधता के घटक अनुक्रिया, विन्यास, संबद्धता, अनुभाविक। मानक जो है 2 प्रकार के होता है, आयु और दूसरा श्रेणी मानक। विभेदीकरण के फॉर्मूला को भी देख लेते हैं यहीं पे। D इज इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन √P1 Q1 अपॉन N1 प्लस P2 Q2 अपॉन N2, जहाँ D विभेदीकारी मूल्य है, P1 व P2 सही उत्तर का प्रतिशत, Q1 और Q2 गलत उत्तर का प्रतिशत है, N1 ऊपर का जो 1/3 समूह है और N2 नीचे का 1/3 समूह है। जहाँ आपसे फॉर्मूला बस पूछा जाएगा। अब बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण की। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? सर्वप्रथम 1840 में होरेशमन ने लिखित परीक्षा पर बल दिया था। शैक्षिक उपलब्धि की जानकारी के लिए उपलब्धि परीक्षण की आवश्यकता है। विषय सामग्री व्यापक होती है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोग है इसका। और इसकी विशेषता विभेदीकारी क्षमता, विश्वसनीयता, प्रमापीकृत, वैध। उपलब्धि परीक्षण के सोपान प्लानिंग, प्रिपरेशन, फाइनल ट्राई आउट, इवैल्यूएशन। इसके 4 सोपान है, स्टेज कहिए, स्तर कहिए, चरण कहिए। उपलब्धि परीक्षण के 4 हैं। और कार्य को भी देख लेते हैं। श्रेणी प्रदान करना, अगली कक्षा पदोन्नति, सेवा का चयन, सेवा में पदोन्नति के लिए छात्रों का वर्गीकरण। अब आगे देखते हैं मानदंड संदर्भित परीक्षण। ये जो है छात्र की बुद्धि और कौशल के लिए है, इसको डोमेन परीक्षण भी कहते हैं। मानदंड संदर्भित परीक्षण का विकास 1960 ईस्वी में हुआ। इसका प्रतिपादन ग्लेजर 1962 व पाहम और ह्यूसेक ने किया था। उद्देश्य परीक्षण कौशल इसको मानदंड संदर्भित परीक्षण को उद्देश्य परीक्षण, कौशल परीक्षण, मानक आधार परीक्षण भी कहा जाता है।
अब बात करते हैं मानक संदर्भित परीक्षण। मानक के क्षेत्र में होता है पाठ्यक्रम संबंधित उपलब्धि या प्रमाणित निष्पत्ति परीक्षण। शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण को ही मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं। छात्र के बोध स्तर का मूल्यांकन करना इसका कार्य है। परंपरागत तरीका होता है, यह कम खर्चीला होता है प्रशासनिक दृष्टि से। मानक संदर्भित परीक्षण जो है, अब देखते हैं प्रमाणीकृत या मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। इसकी विशेषता वैधता, विश्वसनीयता, मानक व व्यापकता और विद्यार्थी के वर्गीकरण करने में सहायक, शैक्षिक व व्यावसायिक मार्ग दर्शन में सहायक, छात्र के समस्या का निदान करने में सहायता करता है। एडम्स और टार्गसन ने इसकी 6 विशेषता बताए हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। एडम्स और टार्गसन के अनुसार मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण की कितनी विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन कुछ इसका आंसर होता है 6 विशेषता। अब आगे देखते हैं अध्यापन निर्मित उपलब्धि परीक्षण। इसके 3 वर्ग हैं, लघु, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक या आत्मनिष्ठ। अब निबंधात्मक को समझ लेते हैं। इसमें रचना व प्रशासन की सुगमता की बात होती है, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति व आलोचनात्मक चिंतन पर बल दिया जाता है। अब समझ लेते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण को भी। स्टेनले रॉस के अनुसार सोपान 4 होते हैं, नियोजन, पदों की रचना, परीक्षण की जांच, मूल्यांकन करना। वस्तुनिष्ठ परीक्षण 4 प्रकार के। अब बात करते हैं ईबेल ने क्या कहा है। उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। और शूपर के अनुसार एक उपलब्धि परीक्षण या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है तथा वह कोई कार्यों को कितनी भली भांति कर सकता है। ये शूपर का कहना था। आगे देखते हैं आयोवा उपलब्धि परीक्षण माला, ये 1915। अयोया शैक्षिक विकास 1925। नील मुद्रण प्रश्नपत्र निर्माण करने में बुद्धि के एक तत्व का, अब यहाँ पे हम कुछ बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? स्टर्न ने। द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। त्रियामी बुद्धि जो है त्रियामी है, ये किसने बोला था? त्रियामी सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड। जो तीनों आयाम है उसको देख लेते हैं। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? थांडाइक ने। पदानुक्रमिक का सिद्धांत किसने दिया? वर्नर ने। पहले बुद्धि को समझते हैं, बुद्धि क्या होता है। बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस। यह गुणों का समुच्चय होता है। इसके 5 वर्ग हैं। सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, समस्या समाधान की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, मानसिक क्षमताओं का फलक। विशेषता को देख लेते हैं। सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, जन्मजात व सामान्य ज्ञानात्मक अनुभवों से अलग लाभ उठाने की योग्यता तथा जटिल समस्याओं को सरल बनाने में, नैतिक व अनैतिक कार्यों में अंतर करने में, तर्क संगत चिंतन में, उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं और सामंजस्य स्थापित करने में बुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रकार की भी बात कर लेते हैं बुद्धि के। थॉर्नडाइक महोदय ने 3 प्रकार बताए हैं। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। अमूर्त जो है इसके 3 स्तर, इसके भी बताए 3 वर्ग। स्तर, गति, प्रसार। अब बात करते हैं बुद्धि लब्धि की अवधारणा की। पहला बुद्धि परीक्षण बीने तथा साइमन ने 1905 ईस्वी में किया और इसका
संशोधन यानी कि बुद्धि लब्धि परीक्षण का संप्रत्यय 1908 में किया गया। 1916 में बीनेस साइमन परीक्षण का संशोधन टर्मन द्वारा किया गया, जिसमें टर्मन ने फॉर्मूला दिया था IQ बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100। बुद्धिलब्धि के विषय में जर्मनी में 1912 ईस्वी में विलियम स्टर्न ने कुछ सुझाव दिए थे सबसे पहले। और बुद्धिलब्धि की उपयोगिता को देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में। बुद्धिलब्धि के मापन रूप के आधार पर गति और शक्ति होगा। विषय वस्तु व भाषा के आधार पर शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल नॉन वर्बल। प्रशासनिक पद्धति के आधार पर 2, व्यक्तिगत और सामूहिक। आगे देखते हैं शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत कौन कौन से परीक्षण आते हैं, उनको यहाँ पे अलग अलग पार्ट में लिख लिया गया, बस देख लेते हैं अब। बीनेस शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में पहले देख लेते हैं क्या आता। बीनेस साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण, वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण 1939 में आया था। आर्मी अल्फा परीक्षण, जलोटा बुद्धि परीक्षण, यह 1972 में आया था। डॉक्टर सोहन लाल परीक्षण बुद्धि परीक्षण 1922 में। प्रयाग मेहता बुद्धि परीक्षण 1962। R.K. टंडन सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण 1961। अब बात करते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की। पोर्टियस भूल भुलैया, इसमें 3 से 14 वर्ष के बालक के लिए व्यवस्था की गई। चित्रांकन परीक्षण, फॉर्म बोर्ड परीक्षण, ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, भाटिया बैटरी क्रियात्मक परीक्षण, कैटिकल्चर फ्री परीक्षण, इसके 3 मापनी हैं। रेविन 1938 में रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस शिकागो परीक्षण, आर्मी बीटा। शिकागो परीक्षण में 6 से लेकर प्रौढ़ों तक की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं कुछ बुद्धि से संबंधित परिभाषा को देख लेते हैं, किसने क्या कहा है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की प्रवृत्ति है। डियरबॉन्ड के अनुसार बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। उडरो 1942 के अनुसार क्षमता अर्जित करने की बुद्धि एक योग्यता है। काल्विन के अनुसार बुद्धि वातावरण के अभियोजन की योग्यता है। बर्ट बुद्धि अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अभियोजन क्षमता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों और समायोजन के साथ अनुकूलन करने की सामान्य योग्यता, ये इम्पोर्टेंट है। रास के अनुसार चेतना नई परिस्थिति में अनुकूलन करना ही बुद्धि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बीनी के अनुसार समझ, आविष्कार, लक्ष्य व आलोचना, इन्हीं 4 शब्दों में बुद्धि छिपी है। थांडाई के अनुसार वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रक्रिया ही योग्यता ही बुद्धि है। आगे देखते हैं अब क्या पढ़ना हम लोग को। सृजनात्मकता का मापन। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। किसने कहा था? ड्रेवर ने। यह जो है नवीन चिंतन है। विश्वसनीयता, वैधता व मानकीकृत होना आवश्यक होता है इसमें। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन की प्रमुख विशेषता बताई है। हेरिज और ओविन ने वैज्ञानिक सृजनात्मक परीक्षण को विकसित किया था। हर ग्रिष्ण ने इसके घटक बताए। प्रवाह, मौलिकता। मिनेसोटा परीक्षण को टोरेंस ने 1958 में विकसित किया था। मिनेसोटा परीक्षण जो है सृजनात्मक मापन का ही है। इसमें मिनेसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंग्स में सृजनात्मकता मापन के बारे में बताया था। कार्य को देख लेते हैं।
मिनेसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग में कार्य बताए हैं। निष्पादन कार्य, अशाब्दिक कार्य, शाब्दिक कार्य। अब बात करते हैं अभिक्षमता का मापन। यह 3 प्रकार का है, अर्जित शक्ति, गुप्त शक्ति, भावी शक्ति। बकिंघम ने इसकी 5 विशेषता दी है और 3 मान्यता बताए हैं। यह मिनेसोटा स्थानगत परीक्षण में 4 बोर्ड होते हैं। यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण 1950 में निर्माण किया गया। अभिक्षमता परीक्षण के 2 भाग हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य विभेद, यह बैटरी टाइप होता है। आगे देखते हैं। ट्रैक्सलर के अनुसार अभिक्षमता व्यक्ति की वह वर्तमान दशा है जो उसकी भविष्य की क्षमताओं की ओर संचार करती है। आगे देखते हैं। रुचि का मापन, किसी तत्व, वस्तु, प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करना ही रुचि है। माइनर ने हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए रुचि तालिका बनाई थी। रुचि प्रपत्र कुडर अधिमान लेखा, इसमें व्यावसायिक, औद्योगिक, व्यक्तिगत की बात की गई थी। मूर ने 1921 में तालिका बनाई थी जिसमें 14 प्रश्न थे। यह व्यावसायिक रुचि तालिका थी, मूर ने जो बनाया था। रुचि तालिका बनाने का कार्य 1919 में शुरू कर दिया गया था। सुपर ने क्या कहा है? सुपर के अनुसार रुचि संपूर्ण मानव व्यवहार का एक पहलू है। अब बात करते हैं अधिगमकर्ता का व्यक्तित्व। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के विषय में बताया था। कारक क्या हैं? शरीर संरचना, शरीर रसायन, नलिका विहीन ग्रंथियां, वंशानुक्रम, वातावरण। अधिगमकर्ता का व्यक्तित्व यानी व्यक्तित्व लैटिन भाषा के शब्द पर्सनालिटी, लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। व्यक्तित्व के 4 भाग हैं, चारों भाग को समझ लेते हैं। व्यक्तित्व के 4 विधियां हैं व्यक्तित्व मापन की। नंबर 1 आत्मनिरीक्षण, वस्तु निरीक्षण, प्रक्षेपण विधियां, मनोविश्लेषणात्मक विधि। आत्मनिष्ठ विधि में क्या है? जीवन इतिहास विधि, आत्मकथा विधि, साक्षात्कार, प्रश्नावली, व्यक्तिगत परिसूचियाँ, संचयी अभिलेख कार्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये सब आत्मनिष्ठ विधियाँ में आएंगी। वस्तुनिष्ठ विधि में निरीक्षण विधि, रेटिंग स्केल, समाज मिति, क्रिया परीक्षण, परिस्थिति परीक्षण विधि, ये सब आएंगे। अब प्रक्षेपण में क्या क्या आएंगे? रोडसा इंक ब्लड टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण CAT कैट। ऑप्शन और डी वाला जो दिया है मतलब चौथा, मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ, शब्द साक्षर विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि, खेल विधि। आगे देखते हैं। अब पढ़ना हम लिखो ये वाला पेज। वुडवर्थ ने क्या कहा है? व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के समूचे व्यवहार की गुणवत्ता है। बोरिंग ने क्या कहा? व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व अस्थायी समायोजन है। वैलेंटाइन ने क्या कहा? व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों या विशेषताओं का कुल योग है। साइकोलॉजिकल टाइप बुक किसने लिखी थी? कहीं कहीं युंग लिखा रहता है, जुंग लिखा रहता है। इसमें व्यक्तित्व के 2 आयाम बताए हैं युंग ने, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। टाइप ऑफ मेन बुक के लेखक कौन है? स्प्रेंगर। इसमें इसको 5 वर्ग में बांटा गया इसमें व्यक्तित्व को। फ्राइड ने व्यक्ति संरचना के 3 स्तर बताए हैं, अहम, इदम, अहम, परम, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। वस्तुनिष्ठ विधियाँ, निरीक्षण विधि, रेटिंग स्केल विधि, समाजमिति, क्रिया परीक्षण विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि। रोडसा परीक्षण क्या होता है? यह व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है। 1921 में हरमन रोडसाक ने किया था। यह प्रक्षेपण विधि है। व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण के साथ
प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आता है। इसमें विश्वसनीयता व वैधता उच्च कोटि की होती है। इसमें 10 मानकीकृत कार्डों का प्रयोग किया गया है, 5 काला सफ़ेद और 5 विभिन्न रंग का। रोर्साक परीक्षण का विश्लेषण स्थान निर्धारक गुण, विषय वस्तु, समय व मौलिक अनुक्रिया के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं विषय आत्मबोध परीक्षण, TAT। इसको मूरे और मार्गन ने 1935 में दिया था। कार्डों की संख्या 30 होती है, जो 10+10+10 एक, और यह प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए निर्मित है। प्रासंगिक बोध परीक्षण भी इसी को कहा जाता है, विषय आत्मबोध परीक्षण या प्रासंगिक बोध परीक्षण। वाटसन ने क्या कहा है? व्यक्तित्व आदत की उन आवश्यकताओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजन का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं अवलोकन क्या होता है। अवलोकन के प्रकार: निर्देशित, नियंत्रित, प्रमापीकृत, बाह्य, सुनियोजित। निर्देशित अवलोकन में अनुसूची सीमित होती है। क्रमबद्ध अवलोकन की विधियाँ: अल्पांतर विधि, दिन का विवरण। अवलोकन शब्द जो है ऑब्जर्वेशन से बना है, इंग्लिश वर्ड का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ होता है देखना, प्रक्षेपण, निरीक्षण। अवलोकन की परिस्थितियाँ: वस्तु स्थिति का नियंत्रण, अवलोकन करने के लिए व्यक्ति का संख्या, अवलोकनकर्ता का कार्य, अवलोकन की अवधि। अब सुझाव के बारे में देख लेते हैं। सुधार के सुझाव: केवल उपयुक्त परिस्थिति में उचित उपकरणों का प्रयोग करना, तत्काल विवरण लेखन, एक के स्थान पर अनेक अवलोकन, परंपरागत सही होने का प्रयास। अब बात करते हैं निर्धारण मापने की। यह 4 प्रकार का होता है: संख्यात्मक मापदंड, रेखांकित मापदंड, संचयी अंक मापदंड, मानक मापदंड। त्रुटियां क्या है इसमें? उदारता की, केंद्रीय प्रवृत्ति की, विरोधी की, परिवेश त्रुटि, तार्किक। 1906 से 7 में पियर्सन ने बुद्धि मापन में मापनी की निर्माण 7 श्रेणियों में की। सबसे पहले श्रेय मनोभौतिकी क्षेत्र, फ्रैक्नर। 1833 में गाल्टन ने प्रकाशित की, जो बिंब सृष्टि है, जिसका अर्थ। रूथ स्ट्रैग ने क्या कहा? निर्देशित परीक्षण ही निर्धारण है। अब साक्षात्कार को समझ लेते हैं। वाइटल्स ने कहा था, आमने सामने की बातचीत ही साक्षात्कार है। प्रकार: संरक्षित, असंरक्षित, केंद्रीय, गहन। संरक्षित में डायरेक्टिव, प्रमाणित। दूसरा कार्य है व्यक्ति के व्यावसायिक परिवर्तन का ज्ञान, ऊपरी मूल्यों, विचारों व मनोवृत्तियों का ज्ञान, जीवन इतिहास से संबंधित प्रदत्त प्राप्त कार्य। समाज मिति को भी समझ लेते हैं यहीं पे। विधियाँ: सोशियोमेट्रिक मैट्रिसेज, सोशियोमेट्रिक इंडाइसेस। ये जो है अनिवार्य भाग है चयन का। प्रक्षेपण प्रक्रिया को समझ ले रहे हैं। इसमें विश्वसनीयता, वैधता उच्च कोटि की होती है। इसके अंतर्गत कैट, टैट ये सब आते हैं। टैट जो है TAT प्रौढ़ों के लिए है। और राजनवीय चित्र, नैराश्य अध्ययन भी होता है इसमें 4 से 13 वर्ष की अवस्था के बालक आते हैं। इसके 14 चित्र थे। हीली वार्नर वावर्स परीक्षण सुखवाद सिद्धांत अंतर्गत सुरक्षात्मक प्रक्रिया है। कैट के बारे में भी देख लेते हैं। CAT बालकों का बोध परीक्षण, बालक के लिए परीक्षण। डॉक्टर अर्नस्ट क्रिस्ट विचार आया था इनका। लियोपोल्ड ब्लैक 1948 में प्रकाशित हुआ। कैट 10 चित्र थे, 3 से 10 वर्ष के बालक इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है रोड्सा स्याही के धब्बों वाला परीक्षण। 1921 में
हरमन रोडसा ने किया था। 10 शाही धब्बे वाले, इसमें 10 कार्ड हैं। ये प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आता है। या फलांकन विधि है। इसके 3 आधार हैं: स्थान निर्धारक, विषय वस्तु। मोन्स ने क्या कहा है? रोडसा का उद्देश्य समग्र व्यक्तित्व के संबंध में सूचना देना है। वाक्य पूर्ति परीक्षण, व्यक्तित्व गुणों का मापन पाइन ने प्रारंभ किया था। 1930 में टेंडलर ने प्रकाशित किया। क्रेस्मर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किया। MMPI का निर्माण हाथवे एवं मैककिनले ने किया था। इसका एम था रोगात्मकशील गुणों का पता लगाना। अपूर्ण वाक्य अनुसूची राटर व विलरमैन ने 1947 में किया। इसमें 40 पद थे टोटल। अब लास्ट यूनिट को देखते हैं, सांख्यिकी। सांख्यिकी जो है अंग्रेजी वर्ड के स्टैटिक्स का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के स्टेटस से बना है, जिसका अर्थ होता है स्टेट या राज्य से संबंधित आंकड़ों से, राज्य आंकड़ों से संबंधित। ये जो है एलिमेंट्री स्टैटिक्स मेथड बुक जो है किसने लिखा था? WS सुटक्लिफ ने। बाउले ने क्या कहा था? सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जा सकता है, वेडिंग्स ने। सांख्यिकी अनुभव एवं संभावनाओं का विज्ञान है, फर्ग्यूसन ने क्या कहा था? सांख्यिकी वैज्ञानिक विधान की एक शाखा है। इसका संबंध सर्वेक्षण तथा परीक्षण द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण की व्याख्या से होता है। विशेषता और प्रकार और उद्देश्य को भी यही समझ लेते हैं। विशेषता, समूह का अध्ययन, समाज के संख्यात्मक रूप का अध्ययन, आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, आंकड़ों को प्रस्तुत करने में शुद्धता। प्रकार को देखते हैं, विवरणात्मक और अनुमानित या न्याय दर्शन सांख्यिकी। उद्देश्य, शब्दावली को भली प्रकार सीखने में, गणना की निपुणता की पुनरावृत्ति, परिणामों के सही व्याख्यान करने में, तर्क को ग्रहण करने में। अब नेक्स्ट देखते हैं, आलेखन चित्रण। एक ही दृष्टि में आंकड़ों का संपूर्ण जानकारी हो जाता है, अधिक समय तक याद रहता है, सरलता व शीघ्रता में समझने में आसानी होती है, बहुत ही आकर्षक होता है। कोई भी कॉन्सेप्ट हम लिख रहे हैं, अगर लाइन में ना लिख करके उसको शॉर्ट में लिखते हैं एरो की तरह, कुछ क्रिएटिविटी करके, तो वो बहुत आकर्षक होता है। जैसे अगला, ये आलेखन चित्रण जो है निष्कर्ष में समय व श्रम की बचत करता है, समूह की तुलना में सहायक होता है, चरों के विभिन्न मूल्यों को ग्राफ पर प्रदर्शित करना आलेखन चित्रण है। प्रकार को देख लेते हैं, सरल दंड चित्र, बहुगुणी दंड चित्र, वृत्त आवृत्ति, दंडाकृति आवृत्ति, बहुभुज आवृत्ति, चक्र, संचयी आवृत्ति, संचयी प्रतिशत चक्र, ये सब उसके प्रकार हैं। आवृत्ति दंडाकृति को देखें, हिस्टोग्राम, ये दो शब्द से मिलकर बना हिस्टो प्लस ग्राम। हिस्टो का अर्थ होता है ऊपर की ओर खड़ी हुई कोई वस्तु और ग्राम का अर्थ होता है खींचना। चित्र बनाते समय के नियम, रेखा पत्र का प्रयोग करना, आकार प्राप्त स्थान, शुद्धता पर ध्यान देना। देखते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यह सांख्यिकी में औसतन होता है। इसका प्रयोग प्राथमिक माप के रूप में होता है। उच्च सांख्यिकी की गणना में सहायता होती है। यह टाइपिकल कार्य के संपादन में कार्य करता है। समस्त अंकों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके 3 प्रकार हैं, औसतांक, मध्यांक, बहुलांक। रास महोदय ने क्या कहा है? केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। औसतांक को समझ लेते हैं। औसतांक क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे विश्वसनीय व स्थिर माप ही औसतांक है। गणना का फॉर्मूला देख लेते हैं। औसतांक इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, जहाँ x क्या है? वर्गांतरों का मध्य बिंदु, f क्या है? आवृत्तियाँ, fx क्या है? आवृत्तियों और मध्य बिंदु का गुणनफल, यहाँ n होगा। आवृत्तियों की कुल संख्या, औसतांक का
दूसरा फॉर्मूला है AM प्लस सिग्मा FX अपन N I। यहाँ देख लीजिए, AM जो है काल्पनिक औसतांक, X जो है औसतांक से विचलन, F आवृत्ति, N आवृत्ति की कुल संख्या, I वर्गांतर का आकार, FX आवृत्ति और विचलन के गुण। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है। स्थानीय माप, मध्यांक। मध्यांक क्या होता है? यह एक स्थानीय माप होता है। वितरण के असामान्य होने की अवस्था में मध्यांक का उपयोग किया जाता है। वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात करना मध्यांक का उद्देश्य है। फॉर्मूला देख लेते हैं। अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए मध्यांक बराबर n+1/2 अब n जो है यहाँ पे प्राप्तांकों की संख्या है। और दूसरा फॉर्मूला व्यवस्थित के लिए L + n/2 - f/fm और I। यहाँ देख लीजिए किसको क्या कहते हैं। L जो है उस वर्गांतर की वास्तविक न्यूनतम सीमा जिसमें a/2 पड़ता है, n/2 पड़ता है। n/2 जो है कुल आवृत्तियों का आधा होता है। f जो है n/2 वाले वर्गांतर के नीचे वाले वर्गांतर की संचयी आवृत्ति होती है और fm n/2 वाले वर्गांतर की आवृत्तियाँ होती हैं। I जो है वर्गांतर का आकार होता है। आप सभी लोगों को इसमें ये फॉर्मूला बस लर्न करना होगा। बहुलांक को समझते हैं। यह केंद्रित प्रवृत्ति की सरलतम माप तथा निरीक्षणात्मक माप है। सबसे अधिक आवृत्ति वाली संख्या को बहुलांक कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं। अपरिशोषित वास्तविक। वास्तविक का फॉर्मूला बहुलांक = L + Δ1/Δ1 + Δ2 ब्रैकेट में होगा, फिर I। और अपरिशोषित का देख लेते हैं। मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। विचलनशीलता के माप को समझ लेते हैं। यह विशिष्ट मूल्य होता है। प्रकार इसके प्रसार, मध्यमान विचलन, चतुर्थांश विचलन और मानक विचलन। प्रसार को देखते हैं। उच्चतम और निम्नतम अंकों की दूरी होता है। इसका उपयोग आवृत्ति विवरण तैयार करने में। प्रसार जो है उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक के बराबर होता है। औसतांक विचलन AD = सिग्मा मोड x/n होता है। चतुर्थांश विचलन का फॉर्मूला Q/Q3 - Q2/2। अव्यवस्थित अंक सामग्री से मापन विचलन SD की गणना का सूत्र क्या होगा? SD कहिए चाहे तो S कहिए। √ सिग्मा × 2/n। ये हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। प्रतिशतांक जो है सापेक्षिक श्रेणी में आता है। प्रतिशतांक श्रेणी की गणना कैसे करते हैं? PR = 100 - 50/n। व्यवस्थित आंकड़ों से प्रतिशतांक श्रेणी की गणना PR = 100/n ब्रैकेट में F प्लस ब्रैकेट में x-1 फिर F/I। आप लोग फॉर्मूला देख के एक बार लर्न कर लीजिएगा। शतांक की गणना Px/x ब्रैकेट में n+1/100 मापद। ये शतांक की गणना ऐसे की जाती है। सहसंबंध को समझते हैं अब। सहसंबंध की गणना फिशर का है।
इसके दो वर्ग हैं, गुणात्मक मात्रात्मक। गुणात्मक में रेखीय वक्रात्मक, मात्रात्मक में धनात्मक ऋणात्मक शून्य। फर्ग्यूसन का कथन क्या था? सहसंबंध परिवर्तित में संबंधों के अंशों के वर्णन से संबंधित है। फर्ग्यूसन महोदय का कथन था ये। कोटिक्रम विधि क्या है? ये स्पीयरमैन ने सर्वप्रथम दिया था। ये जो है फॉर्मूला इसका रो अपॉन 1 - 6 सिग्मा d2 d स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर -1, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब समझते हैं प्रोडक्ट मोमेंट विधि, ये R है। वॉकर ने क्या कहा था? सहसंबंध परिवर्तियों में संबंधों के अंशों के वर्णन से संबंधित है, ये ऐसा वॉकर महोदय का कहना था। अब बात करते हैं सामान्य वक्र को समीकरण, ये डी मोवरे है। आकार वक्र, गैसियन, मोवरे वक्र। सी प्राप्तांक का प्रतिपादन किसने किया? जेपी गिलफोर्ड ने। स्टेप प्राप्तांक का रेमंड बी कैटिल ने। इसने लाइन मापन जो है उसका उद्गम कैसे हुआ? स्टैंडर्ड 9 से। स्टैंडर्ड 9 ग्रेडिंग पद्धति, ये 1986 के अंतर्गत POA यानी प्लान ऑफ एक्शन में ग्रेडिंग प्रणाली की शुरुआत की गई। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 तथा शिक्षा आयोग 1964-66 ने अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग पद्धति का सुझाव दिया था। टी प्राप्तांक के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? मैककॉल ने। जेड प्राप्तांक का सूत्र क्या होता है? x - m अपॉन सिग्मा। जेड प्राप्तांक का सूत्र x - m अपॉन सिग्मा। विजातीय समकों से प्राप्त निष्कर्ष भ्रामक होता है। सहसंबंध का गुणांक -1 से +1 तक होता है। परास एक माप है विचलन का। विचलनशीलता की माप है माध्य विचलन। मापन का निम्न स्तर होता है नामित। स्थिति सूचक माप है मध्यमान का। y अक्ष का प्रारंभ कहाँ से होता है? 0 से। अब लास्ट में समझ लेते हैं बुद्धिलब्धि के मान को। नीचे से समझ रहे हैं। 20 या इससे कम वाले को जड़ बुद्धि कहते हैं। 0 से 20, 25 कहते हैं जड़ बुद्धि। 20 से 59 यानी 60 मान लीजिए हीन बुद्धि। 60 से 70 मूढ़ बुद्धि। 70 से 80 मान लीजिए सीमांत बुद्धि। 80 से 90 डल। 90 से 110 तक सामान्य। 110 से 120 तक श्रेष्ठ यानी सुपीरियर। 120 से 140 तक अति श्रेष्ठ वेरी सुपीरियर। और 140 या इससे अधिक होता है तो प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।